हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। आपका हम यूनिट 7 ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, या कह लो कि आपकी मॉडर्न फिजिक्स आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो मॉडर्न फिजिक्स के हैं ये शुरुआती टॉपिक है। तो यूनिट 7 आपकी छोटी सी है और मेरे ख्याल से आज ही कंप्लीट हो जाएगी ये। कम से कम बस 3 या 4 लेक्चर में आज ही कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको जल्दी से कवर कर लेते हैं, ज़्यादा मार्क्स की है भी नहीं हमारे पास। और आसान ये लगा लो कि सबसे आसान यूनिट्स में से एक है, ठीक है। आसान सी यूनिट है, आपने केमिस्ट्री में भी की हुई है, ये आपके पास 11th क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह वही सब है इधर, तो समझते चलेंगे। तो वैसे कायदे से अगर इसको पढ़ा जाता है तो इस यूनिट को वेव ऑप्टिक्स के बाद पढ़ा जाता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। वेव ऑप्टिक्स से यहाँ से मतलब वहाँ से पता चल जाता है कि लाइट का वेव नेचर है वेव ऑप्टिक्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पे हम लाइट का जो है कौन सा पार्टिकल नेचर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि वहाँ से कुछ लिंक होगा यहाँ पे, वहाँ का कोई रिजल्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो किसी ने वेव ऑप्टिक्स नहीं करी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। नाम से तो पता चल गया आप केमिस्ट्री में इसको करके भी आए हैं, 11th क्लास में पढ़ लेते हैं सभी बच्चे, 12th में नहीं 11th में ही कर लेते हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। जिस लाइट या रेडिएशंस को मतलब कि वेव नेचर माना जाता था, रेडिएशंस का वेव नेचर माना जाता था क्लासिकल फिजिक्स के अंदर, उसी का एक और नेचर पार्टिकल नेचर धीरे धीरे हमारे पास आने लग गया। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे आए हमारे पास जिनकी एक्सप्लेनेशन वेव नेचर से नहीं हो रही थी, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे दिखे, ये आपके पास 19th सेंचुरी जब आपके पास एंड में थी तो उस टाइम के आसपास कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे दिखे जिनको वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा था, ठीक है। तो मतलब कि क्लासिकल थ्योरी वहाँ पर फेल हो रही थी, तो कुछ ऐसे नए कंसेप्ट बनाने की ज़रूरत पड़ी उन एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, जहाँ से आपके पास मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत होनी स्टार्ट हुई। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से देखेंगे कि कैसे पार्टिकल नेचर एग्जिस्टेंस में आया, कैसे क्लासिकल थ्योरी आपके पास फेल हुई, तो क्लासिकल थ्योरी किन किन एक्सपेरिमेंट्स को प्रूव करने में फेल हुई, और फिर अल्टीमेटली हम अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो मेन टॉपिक है हमारा उस पर आएंगे, ठीक है। बेसिकली इसको पढ़ाने का तरीका ये होता है कि पहले आपको वो एक्सपेरिमेंट बता दिया जाए, जैसे अभी आपके सिलेबस में सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, बाकी के एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली तरीका ये होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो उन्होंने ऑब्जर्व किया पहले वो सारा बताया जाए, और फिर ये बताया जाए कि इस तरीके से क्लासिकल थ्योरी में के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था और ये दिखा नहीं उनको। फिर आपको बाद में जो अभी क्वांटम फिजिक्स चल रही है या मॉडर्न फिजिक्स का कंसेप्ट जो आया, पार्टिकल नेचर का जो कंसेप्ट आया, फिर वो बताया जाए, और उसके बाद उस कंसेप्ट से उन सारे उस एक्सपेरिमेंट को फिर से एक्सप्लेन किया जाए। एक तरीका तो ये है, पर हम इसको डबल मेहनत नहीं करेंगे, 2 बार पढ़ना हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले ही आपको मॉडर्न कंसेप्ट बता देता हूँ, जो पार्टिकल नेचर का कंसेप्ट है वो, ठीक है। वो कंसेप्ट बताने के बाद जब आपको एक्सपेरिमेंट बताऊँगा तो एक्सपेरिमेंट में क्लासिकल थ्योरी फेल होगी वो भी बता दूंगा, और साथ में ही कैसे मॉडर्न थ्योरी ने उसको एक्सप्लेन कर दिया साथ के साथ ही बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये टाइम सेविंग रहेगा। वैसे अन्य जर्नल ऐसे बताया जाता है कि पहले ये ऑब्जर्व हुआ था फिर थ्योरी ये आई फिर ऐसा, तो मैं उनको एक साथ ही कर दूंगा, आपको थ्योरी पहले ही बता देना। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है फेलियर्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। फेलियर्स ऑफ क्लासिकल बोलो या न्यूटोनियन फिजिक्स भी बोल सकते हैं, जनरली न्यूटन की ही थी वो सारी की सारी, है ना। क्लासिकल फिजिक्स के फेलियर्स की बात करते हैं, कहाँ ये फेल हो रही है और ये क्या बोलती थी जो चीज़ें फेल हो रही है आपके पास, ठीक है। वो सब एक बार आपको बता देता हूँ, ओके। तो क्लासिकल जो फिजिक्स है जनरली 2 एस्पेक्ट्स पे आपके पास फेल होगी जाके। सबसे पहले आपके पास ये फेल हुई आपके पास एटॉमिक या माइक्रोस्कोपिक बोल लो, माइक्रोस्कोपिक फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करने में, माइक्रोस्कोपिक फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करने में। माइक्रो का मतलब बिल्कुल स्मॉल स्केल के, तो जहाँ पर भी पार्टिकल का साइज 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर से लेस हो जाता है, ठीक है,
10⁻⁴ सेंटीमीटर से लेस, वहाँ पे लगभग न्यूटन वाले लॉज लगने बंद, मतलब न्यूटन वाली मैकेनिक्स लगनी बंद हो जाती है। ठीक है, तो न्यूटन लगाओगे आप, न्यूटन के लॉ वगैरह, तो वहाँ से लगते नहीं दिखेंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं होती मिलेगी आपको। तो ऐसी जगह पर आपके पास क्लासिकल फिजिक्स फेल हो जाती है। मतलब कि जब भी आप एटम, मॉलिक्यूल्स, इन सब की बात कर रहे होंगे उस टाइम पर आपके पास न्यूटन वाले कंसेप्ट रोंग हो जाएंगे। ठीक है, पहली बात ये वहाँ पर हम मॉडर्न फिजिक्स हमारी काम करेगी एटम मॉलिक्यूल्स के अंदर। इसके बाद दूसरा आपके पास रिलेटिविस्टिक डोमेन बोल लो या रिलेटिविस्टिक फिनोमिनास। रिलेटिविटी क्या होती है? जब भी कहीं पर आप मतलब किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो और वो चीज़ लाइट की स्पीड के आसपास की स्पीड से चल रही होती है। ठीक है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, तो लगभग उनकी स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास होती है। लाइट की स्पीड जितनी तो नहीं होती, उसके आसपास रहती है। तो वो आपके पास रिलेटिविस्टिक केस आपके पास हो जाएगा। जब भी चीज़ें लाइट की स्पीड के अप्रोक्स चलने लगे तो वो आपके पास रिलेटिविस्टिक केस हो जाता है। तो उस टाइम पर भी आपके पास ये क्लासिकल फिजिक्स एकदम फेल हो जाती है। तो वहाँ पर आपके पास रिलेटिविटी के कंसेप्ट लगते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि वहाँ पर ये फेल हो जाते हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स बोलती क्या क्या थी और फेलियर स्टार्टिंग से कहाँ से कौन कौन से फेलियर आते गए, जहाँ से हमको ये कंसेप्ट की नीड पड़ी कि आपके पास पार्टिकल नेचर ऑफ वेव की बात होने लगी। ठीक है, तो हम क्लासिकल थ्योरी बोलती क्या थी वे चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब एक दो चीज़ें ही है जो मेन से मैं बता रहा हूँ, ऐसी सारी चीज़ें बताने की जरूरत नहीं, वो तो आप पढ़ के ही आए हैं। ये क्या बोलती है, फर्स्ट पॉइंट, कि आपके पास एनर्जी जो वेव जो एनर्जी देती है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये क्या बोलता है कि जो लाइट या बोल लो कोई भी वेव है, उसकी जो एनर्जी होती है ये आपके पास कंटिन्यूअस होती है। कंटिन्यूअस, इस कंटिन्यूअस एनर्जी का मतलब समझो आप कि कभी भी कोई वेव समझ रहे हैं आप सभी, वेव जैसे पानी के अंदर भी वेव बनती है, ऐसे लाइट वेव है आपके पास। तो कोई भी वेव आती है आपके पास, किसी भी चीज़ पे गिर जाती है। एक लाइट रे आई, सन से आई, चाहे कहीं से भी आई, मार्कर पर गिरी, चाहे आपके पास किसी मेटल सरफेस पे गिरी, चाहे इस बोर्ड पे गिरी, चाहे अर्थ के सरफेस पे गिरी, कहीं पर भी गिरी, तो क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती है कि लाइट जो आ रही है वो कंटिन्यूअसली आ रही होती है। तो कितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी मैटर और रेडिएशन के बीच में ट्रांसफ़र हो सकती है, कोई लिमिट नहीं है। कंटिन्यूअसली आ रही है एनर्जी, कंटिन्यूअसली आ रही है, मतलब कि सुबह लगोगे शाम तक देखोगे तो उतनी देर तक जितनी भी एनर्जी आई है वो सारी ही मिल रही है आपको। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो कोई लिमिट नहीं दे रखी इन्होंने। ये क्या बोलता है, एनी, इस बात का मतलब बता रहा हूँ, एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड बिटवीन मैटर एंड रेडिएशन। मैटर एंड रेडिएशन, कोई लिमिट नहीं रखी है इन्होंने। एनी अमाउंट, कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, एक बात समझ में आई, क्लासिकल फिजिक्स ने वेव को कंटिन्यूअस मानना था आपके पास, फर्स्ट बात। सेकंड बात पर आते हैं आपके पास, जो क्लासिकल थ्योरी की मतलब जो फेलियर्स में जाने वाले हैं। ये क्या बोलता था आपके पास जब भी कोई वेव किसी भी सरफेस पे जाके गिरती है, तो मान लो ये आपके पास कोई वेव आती है आपके पास, किसी सरफेस पे जाके गिरती है, तो मान लो उस सरफेस में इलेक्ट्रॉन है या कुछ भी है, तो वो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी कभी नहीं मिलती आपके पास। जैसे ये पूरा का पूरा सरफेस है, तो ये एनर्जी आके, वेव एनर्जी आके इस पर गिरती है, मतलब एक वेव आके इस पर गिरती है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। ये वेव है, जैसे पानी की वेव होती है ना, ऐसे पानी कहीं पे जाके गिरता है तो पूरा हर एक जगह पे फैल जाता है आपके पास, है ना। तो जो ये एनर्जी है ये एक इलेक्ट्रॉन की नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले ज़्यादातर जहाँ पर गिरी है आपके पास, जिस सरफेस को इसने इल्यूमिनेट किया है लाइट ने, वहाँ के सभी इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है। ठीक है, पहली बात। तो एनर्जी जो आती है ये आपके पास ऐसे फैल जाती है। फिर जैसे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है तो ये क्या बोलता है, उस एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है ये वाइब्रेट करने स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एनर्जी की वजह से अपनी जगह पे ऐसे वाइब्रेट करने स्टार्ट करेंगे।
इलेक्ट्रॉन्स जब वाइब्रेट करेंगे तो यहाँ पर कंसेप्ट लगेगा एसेलरेटेड चार्जेस का। यहाँ पर कंसेप्ट क्या लगेगा? एसेलरेट चार्जेस का। भाई चार्ज इधर उधर जा रहा है, ओसिलेट कर रहा है, तो एसेलरेटेड मोशन हो गया आपके पास, है ना। और एसेलरेटेड चार्जेस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करते हैं। ठीक है, वे क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करते हैं। तो ये क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी ली, वाइब्रेट करेगा, धीरे धीरे आपके पास एनर्जी और आती जाएगी और आती जाएगी और आती जाएगी, उसकी वजह से इसकी वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके पास एमिट करने लग जाएगा। ठीक है, ऐसे एमिट करता है। या फिर आपके पास एनर्जी आती है, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता जाता है, तो दूसरा कंसेप्ट ये बोलता है आपके पास कि जैसे ही एनर्जी आई, वाइब्रेट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो बढ़ती चली जाती है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है। धीरे धीरे, क्योंकि ये बोलता है कंटिन्यूसली एनर्जी आ रही है, तो कंटिन्यूसली एनर्जी आएगी तो इसकी वाइब्रेशन लगातार बढ़ती जाएगी और वाइब्रेशन बढ़ने से इसकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी हो जाएगी कि वो अपने न्यूक्लियस को छोड़ के फ्री हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी बढ़ती जाएगी और अल्टीमेटली ज़्यादा एनर्जी की वजह से ये आपके पास फ्री मतलब कि मेटल के सरफेस को छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, फ्री नहीं लिखते, ऐसा लिख देता हूँ, इट विल लीव द सरफेस ऑफ मेटल। तो इस कंसेप्ट को एक बार समझते हैं कि ये क्या बोलता है? एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन को मिली, एक इलेक्ट्रॉन को नहीं मिली, बहुत सारों को मिली, तो जाहिर सी बात है कि किसी एक इलेक्ट्रॉन के पास बहुत कम एनर्जी पहुंची होगी, क्योंकि सबके पास डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन को शुरुआत में कम एनर्जी मिलती है, पर धीरे धीरे आपके पास एनर्जी आती जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी और एक टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो इलेक्ट्रॉन है अपने न्यूक्लियस को छोड़ के, मतलब अपने एटम को छोड़ के फ्री हो जाता है आपके पास। ठीक है, या बोल लो कि आपके पास अगर इनफ एनर्जी होगी तो वो मेटल सरफेस को छोड़ के चला जाता है। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये एक टाइम लेने वाला प्रोसेस है। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी एक मेटल सरफेस होगा और उसके ऊपर एक वेव डाली जाएगी, लाइट वेव, जब भी उसके ऊपर एक लाइट वेव डाली जाएगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जरूर। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जरूर, कोई भी लाइट रे डाली जाए। ये क्या बोलता है? इसने कोई लिमिट नहीं रखी, क्योंकि ये बोलता है कि आपके पास लाइट, यह भी इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, क्योंकि ये बोलता है लाइट जो है कंटिन्यूअसली आ रही है, तो कितनी ही कम इंटेंसिटी की लाइट डाल लो, ठीक है, एकदम से तो नहीं निकलेगा, पर धीरे धीरे कंटिन्यूअसली एनर्जी आती जाएगी, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी और इवेंचुअली 8-9 घंटे जितने भी लगने हैं उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकल आएगा आपके पास, इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकल के आ जाएगा। तो ये क्या बोलता है? सरफेस पे आपके पास लाइट डलती है, कंटिन्यूअस लाइट डलती है, इलेक्ट्रॉन निकलता है और इट टेक्स सम टाइम, ये कुछ टाइम लेता है, कई घंटे भी लग सकते हैं, इतना टाइम नहीं लेता। ये क्या बोलता है? मेटल सरफेस पे लाइट वेव गिरी, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पर कुछ टाइम के बाद, एकदम से नहीं निकलता। ठीक है, एक बात ये होगी। दो प्रॉपर्टीज जो क्लासिकल चीजें ने बोली थी वो बता दी आपको। तीसरी देखिए, क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती है कि एनर्जी ऑफ फॉलिंग वेव इज डायरेक्टली रिलेटेड टू intensity of that wave बोल लो, ठीक है। तो आपके पास एक वेव फॉल कर रही है, तो उसकी एनर्जी उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है कि कितनी इंटेंसिटी है। ठीक है, इंटेंसिटी क्या होती है आपके पास? इंटेंसिटी होती है आपके पास एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो या बोल लो पावर पर यूनिट एरिया,
कोई आपके पास जैसे कुछ भी बल्ब कुछ भी हो सकता है, जैसे ये बल्ब है तो वो अपने आसपास पूरा एरिया होगा, ठीक है, उसके यूनिट एरिया में से कितनी पावर रेडिएट कर रहा है 1 सेकंड के अंदर, उसको इसकी इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, कोई भी लाइट का सोर्स है, अपने आसपास किसी भी जगह की बात हो सकती है, अपने आसपास कोई यूनिट एरिया से पर सेकंड कितनी पावर रेडिएट कर रहा है, कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसकी इंटेंसिटी। पर सेकंड यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी वो रेडिएट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसकी इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी एक तरीके से एनर्जी से रिलेटेड है, इंटेंसिटी और एनर्जी में आपके पास रिलेशन है। तो ये क्या बोलता है आपके पास, अगर फॉलिंग लाइट की इंटेंसिटी चेंज कर दी जाए तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। ठीक है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात है। क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर फॉलिंग लाइट की इंटेंसिटी चेंज कर दी जाए तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। ठीक है, इंटेंसिटी चेंज तो आपके पास एनर्जी चेंज, ये था आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट। चौथा क्या है आपके पास, अगर सही से बताऊं तो, कि आपके पास लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता आपके पास एनर्जी का। यह अभी बताने की जरूरत नहीं है, उसको यूज कर लेंगे बाद में। तो ये क्या बोलता है, एनर्जी बस रिलेट करती है आपके पास इंटेंसिटी से। ठीक है, इंटेंसिटी ज़्यादा तो आपके पास एनर्जी ज़्यादा। तो ये चीज़ें आपके पास क्लासिकल फिजिक्स में वेव के बारे में बोला गया। तो वेव की ये सारी प्रॉपर्टीज हमको नोन थी। ठीक है, दूसरा एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। वेव की जो करेक्टरिस्टिक्स रहती हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती है, फेमस सी चीज़ें वेव के पास। तो वेव की जो करेक्टरिस्टिक्स होती है, वेव के पास होता है आपके पास एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड, और होता है आपके पास वेव वेक्टर। किसी भी वेव को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके पास एक एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, और उसका एक वेव वेक्टर होता है। या ऐसे नहीं बोलो तो ऐसा बोल लो कि उसके पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रहती है। ठीक है, किसी वेव की क्या प्रॉपर्टी है, उसके पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जैसी टर्म्स रहती है। ठीक है, किसी वेव के पास वेव की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके पास डेफिनेटली एक फ्रीक्वेंसी और एक वेवलेंथ होगी। भाई अगर कोई लाइन में ऐसे सीधी बना दो तो इसको वेव नहीं बोल सकते, डिस्टर्बेंस होती है ना लाइट में आपके पास, जैसे ये बना दी या इस तरीके की वाइब्रेशन बना दी, तो आपके पास कुछ वेवलेंथ जरूर होएगी, कुछ फ्रीक्वेंसी जरूर होएगी। क्यों होएगी आपके पास फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जब कोई चीज़ ओसिलेट करती है, ठीक है, तभी तो आपके पास वेव बनती है। वेव के कंसेप्ट आपको पता है, पार्टिकल ओसिलेट करते हैं या तो प्रोपगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर या प्रोपगेशन की डायरेक्शन में, उस हिसाब से आपके पास ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल वेव बनती है। ठीक है, तो कोई चीज़ ओसिलेट करेगी तो फ्रीक्वेंसी भी होगी वहाँ पे और वेवलेंथ भी आपके पास होगी, क्योंकि डिस्टर्बेंस आपके पास आगे ट्रेवल हो रही होती है। तो एम्पलीट्यूड, अगर वेव वेक्टर और एम्पलीट्यूड याद नहीं रखो तो आप करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव में याद रख सकते हैं कि वेव के पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है।